एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें मिस्टर क्वान को दिखाते हैं, आंटी का वही फ्रेंड जो जापान का बहुत फेमस ड्रेस डिजाइनर था। आंटी आज सौरा को मिस्टर क्वान से मिलने के लिए लेकर आती हैं। मिस्टर क्वान उसके हाथ के बने हुए सारे डिजाइन्स देखते हैं, लेकिन वो देखते ही कहने लगते हैं कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सौरा के अंदर छुपे हुए हीरे की पहचान हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें और जॉब्स करनी पड़ेंगी, उसी बीच अगर तुम सीख सकती हो तो तुम्हें चांस दे दिया जाएगा। अब यहाँ से बाहर आकर सौरा आंटी का बहुत थैंक्स करती है। वो कहती है कि बस मुझे एक यही चांस चाहिए था जो आपने मुझे दिलवा दिया है, आगे मैं अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। आंटी बहुत स्वीट थी। वो कहती हैं कि एक समय मुझे पेंटिंग का इसी तरह से शौक हुआ करता था जैसे तुम्हें डिजाइनिंग का है। आंटी हमेशा से लोगों में टैलेंट की बहुत कदर करती थी और इसीलिए ही वो हमेशा सौरा की भी और ओतो की भी हेल्प करती रहती थी। अब घर पहुंचने के बाद सौरा ओतो के सामने अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करती है कि मिस्टर कॉन ने मुझे बहुत पसंद किया और मेरे डिजाइन्स की बहुत तारीफें की। अब देखना, मैं एक डिजाइनर बनने जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस फील्ड में मैं एक जीनियस हूँ। वो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे जेलस कराने के लिए कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें ओतो की टैलेंट मैनेजर को दिखाते हैं। वो जो दूसरे बैंड को संभाल रही थी, उस बैंड में मेंबर माम्बो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। वो कहता है कि ये रैंकिंग की रेस मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से कहीं दूर भाग जाऊँ। वो वहाँ पर बहुत रोता है और फिर अपना मास्क उतार कर रखता है और ये फील्ड हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मैनेजर उसके पीछे बहुत दौड़ती है, लेकिन उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो यही कहता हुआ वहां से जा रहा था कि इस फील्ड ने सिवाय मुझे डिप्रेशन की और कुछ भी नहीं दिया। इतने में रास्ते में वहां से जाते हुए उसे ओतो भी दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अभी से ही मैं तुम्हें अवेयर कर दूं कि इस फील्ड में आगे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, अगर तुम बच सकते हो तो अभी बच जाओ। अब ओतो ने तो उसकी कोई बात नहीं सुननी थी, वो नहीं सुनता और अपने मैनेजर के पास चला जाता है। उसकी मैनेजर बताती है कि अब छोटे मोटे काम करने की बस करो क्योंकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है। वो लोग आजकल उसके बैंड की दूसरी मेंबर को तलाश कर रहे होते हैं। वो एक लड़की से ऑडिशन लेते हैं। उसकी आवाज बहुत बेसुरी थी, उसे ढंग से गाना भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पीछे बहुत तगड़ी सिफारिश थी, जिसकी वजह से मैनेजर कहती है कि हमें इसे चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्पॉन्सर की रिलेटिव है। लेकिन वो तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। अगर आपने इसी तरह से मेरी मेहनत को रुइन करना है तो फिर मैंने आपके साथ काम ही नहीं करना। अब वो तो सैड सा घर में चला जाता है और वहाँ पर उसे सौरा दिखाई देती है, जो कि आज बहुत खुश थी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसे डिजाइनर के ऑफिस से कॉल आई थी कि वो लोग उसे हायर कर रहे हैं और कल से वो काम पर आ सकती है। लेकिन ओतो की टेंशन भी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे मैनेजर कॉल करती है और कहती है कि मैंने भी बगावत का फैसला कर लिया है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगती है। अब वो छुट्टी वाले दिन वहाँ पर ओतो को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए साथ में एक फ्रेंड को बुलाने को कहती है। मैनेजर ने खुद से एक बहुत अच्छी सी आवाज वाली सिंगर को अरेंज कर लिया था। वो सिर्फ एक डेब्यू दिखाना चाहते थे। वो इनडायरेक्टली वहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे किसी शूट की तैयारी चल रही है और वही गाना बजाते हैं जैसे ओतो का था। उन्हें मालूम था कि पूरे 11 बजे CEO ने वहाँ पर पहुँचना है। अगर CEO को वो गाना उस आवाज में अच्छा लगने लग जाता तो फिर कोई भी उनको नहीं रोक सकता था एक अच्छी आवाज की तलाश करने में। यहाँ पर सौरा भी उनकी काफी हेल्प करती है। अब ओतो के गाने को एक अच्छी आवाज के साथ CEO ने अप्रूव कर दिया था और इसी खुशी में वो लोग रात को सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे डिनर करके। एक दफा ओतो का फोन वहीं पर पड़ा हुआ होता है तो सौरा देखती है कि उस पर सारा की कॉल आ रही है। ये वही स्कैमर गर्ल थी जिसकी सारी डिटेल्स ओतो ने सौरा को पहले ही बताई हुई थी। उसे समझ आ जाती है कि इसे इस वक्त किसी फ्रेंड की जरूरत है, तभी तो इसने कॉल की है। ओतो उस समय नहा रहा था तो सौरा गलती से वो कॉल को उठा लेती है और उसके बाद वो सारा से थोड़ी देर बातें करती है। वो उसकी हिम्मत बंधाती, उसे समझ आ गई थी कि इस वक्त लाइफ के बहुत डार्क मोमेंट से गुजर रही है। सौरा को हमेशा से ही मुश्किल में फंसे हुए लोगों की हेल्प करना और उनकी हिम्मत बढ़ाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसके खुद पर भी बहुत डिफिकल्ट टाइम गुजरे हुए थे। सारा को सौरा से बात करके काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो, क्या मैं तुम्हें कभी कभी कॉल कर सकती हूँ। और बस इसी तरह से वो दोनों अपना फोन नंबर शेयर कर लेती हैं। लेकिन आज सौरा कुछ बचपन की यादों को याद करके बहुत सैड हो जाती है। एक्चुअली वाकई उसकी मम्मी मैडम आसागी ही थी। उसको पेरिस से डिजाइनर बनने की ऑफर हुई थी। नानी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी कि तुम्हारी छोटी सी बेटी है, उसकी सिर्फ एक ही मॉम है और वो तुम हो। लेकिन मैडम आसागी का कहना था कि ये चांस 1 लाख लोगों में से एक को मिलता है और वो लकी पर्सन मैं हूँ, मैं ये चांस गिव अप नहीं करूंगी। और नानी ने अपनी बेटी को डिसऑन कर दिया था और कहा था इस शर्त पे तुम्हें जाने दूंगी कि तुम लौट कर कभी नहीं आओगी। और बस उसके बाद क्या होना था, बेचारी सौरा को एक टॉयलेट में छोड़कर उसकी मम्मी वहाँ से गायब हो जाती और हमेशा के लिए पेरिस चली गई थी। सौरा को आज इन्हीं यादों की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती।
तो वो नीचे जाकर लिविंग एरिया में देखती है ओतो भी थक हार के वहीं सोया हुआ था। वो भी उसके पास ही पिलो रख लेती है और उसे जगाकर उससे कुछ दिल की बातें करने लगती है। वो तो इतना स्वीट था, ऑल्दो से इतनी नींद आई हुई थी और सौरा उसे बार बार अपने पैरों से या हाथों से छेड़े जा रही थी, वो फिर भी उसे नहीं डांटता और इन दी एंड उसे काम डाउन कराकर वहीं भरी सुला देता है। अब नेक्स्ट डे सौरा ऑफिस में जाती है। उसके ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर मिस्टर क्वान बहुत ज्यादा गुस्से के तेज थे। वो हर बात पर अपने एम्प्लॉइज को डांटते थे। वो अपनी गलती भी हमेशा दूसरे लोगों पर डालते रहते थे। यहाँ पर सौरा को बहुत सारा काम करना पड़ता है। सबके लिए कॉफी बनानी और जॉब्स करनी, सफाइयाँ करनी, चीजों को मैनेज करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, बल्कि दिल से वहाँ पर काम करती रहती है। एक दिन सौरा को ऑफिस में बहुत लेट नाइट हो जाती है, तो वहाँ पर उसका कोलीग मिस्टर हाजुकी देखता है कि सौरा बहुत मेहनत कर रही है शूज के बॉक्सेस के ऊपर। वो उनकी फोटो बनाकर पेस्ट कर रही है ताकि कभी भी ढूंढने में दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ उसने हर मटेरियल को, हर डिजाइन को कोई ना कोई नेम और नंबर दिया हुआ था। मिस्टर हाजुकी यहाँ पर उससे काफी दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे ड्रेसेस के डिजाइन को और उनकी कलर स्कीम को स्टडी भी करते हैं। मिस्टर हाजुकी ने यहाँ पर सौरा को एक गिफ्ट भी दिया था और वो था उनकी अपनी कंपनी का बनाया हुआ एक डिजाइन। वो वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो मिस्टर हाजुकी को ही मिल गया था। उधर हमें ओतो को दिखाया जाता है। वो अपनी मैनेजर के साथ एक जगह डिनर के लिए आया हुआ था और उसकी मैनेजर ने यहाँ पर उसे एक डीवा से इंट्रोड्यूस करना था जो उसकी सिंगर बनेगी, उसके बैंड की दूसरी मेंबर। अब इत्तेफाक से यहीं पर ही डिनर करने के लिए हाजुकी और साथ में सौरा भी आ जाते हैं और मैनेजर उन दोनों को इकट्ठे देखते हुए कहने लगती है कि ये दोनों लगता है डेट पर आए हैं और एज अ कपल बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब ये सुनते ही ऑफ कोर्स ओतो को बहुत ज्यादा जेलसी होने लगती है। इतने में वहाँ पर एरियल आ जाती है, वही बहुत बड़े बैंड की आइडल, माम्बो की पार्टनर। यहाँ पर उसे देखते ही सारे उसके फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ सौरा को कहीं ना कहीं काफी जेलसी हो रही थी और ये बात मिस्टर हाजुकी ने भी फील की थी और वो समझ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के ओतो पर तुम्हारा क्रश है। लेकिन सौरा तो बात को टाल देती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वो अपने ऑफिस में वही ड्रेस पहन कर जाती है जो हाजुकी ने उसे दिया था। मिस्टर क्वान ने फील किया था कि सौरा बहुत काम की लड़की है। उनकी बहुत सारी डिफिकल्टीज उसने अपने दिल से काम करने की वजह से सॉल्व कर दी थी। इसके साथ साथ वो देखती है कि उससे एक पैटर्न खराब हो जाता है, जिसके बाद वो खुद ही उसे सॉर्ट आउट करके रखने लगती है। मिस्टर क्वान की नजर पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं, कहते हैं कि ये पैटर्न मुझसे भी ज्यादा बेटर फॉर्म में किसने अरेंज किया है। और जब सौरा का नाम सुनते हैं तो हैरान से भी ऊपर शॉक रह जाते हैं। इतने में उसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मैडम आसागी की बेटी है। आसागी वर्ल्ड फेमस डिजाइनर थी और उसके नाम से तो हर कोई इम्प्रेस होता था। वो यही बात जाकर आंटी से भी करते हैं। आंटी के लिए भी ये न्यूज़ शॉकिंग थी और वो हैरान भी थी कि सौरा ने ये सारा कुछ क्यों छुपाया हुआ है। और साथ ही साथ उनको ये भी पता चलता है कि सौरा के डैड भी एक बहुत बड़े फेमस पेंटर थे, लेकिन उनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी। इसका मतलब है कि वो दो जीनियस ब्रेन्स की बेटी है, इसीलिए तो वो इतनी टैलेंटेड है। अब जब आंटी घर आती हैं तो देखती हैं कि सौरा काम करते करते बाहर ही सो गई है, तो वो ओतो को ऑर्डर करती हैं कि इस बच्ची को आराम से उठाओ और इसके बेड में जाकर सुला दो। पहले तो ओतो काफ़ी शर्माता है और उसके बाद वो बहुत प्यार से सौरा को उठाता है और उसके कमरे में उसके बेड पर लिटा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं पर काफी देर खड़ा रहता है क्योंकि वो बार बार अपने ऊपर से कवर हटाए जा रही थी। उसकी सिंगर एरियल आज अपना नया हेयर स्टाइल लेकर उसके पास आई थी और वो कहती है कि मैं अपना नाम चेंज करके सोए स्टेज नेम रखना चाहती हूँ, जो कि बाकी सबको बहुत पसंद आया था। उधर सौरा के ऑफिस में एक दफा मिस्टर हाजुकी बातों बातों में उससे कहते हैं कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मैडम आसागी की बेटी हो। अब ये सुनकर सौरा सरप्राइज्ड भी काफी हुई थी, लेकिन आगे से कहती है कि इसमें प्राउड की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मैडम आसागी से नफरत करती हूँ। एक्चुअली मिस्टर क्वान आजकल ज्यादा ही अपसेट थे और उसकी वजह ये थी कि पेरिस फैशन वीक के लिए उनसे कोई भी डिजाइन रेडी नहीं हो रहा था। उनको कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा होता। इतने में वो रात में 2 बजे अपने एक असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखा हुआ है। उन्हें एक आइडिया आया था, लेकिन वो तो सोया होता है और उसके बाद वो कॉल मिलाते हैं सीधी सौरा को। सौरा तो सुनकर इतनी एक्साइटेड होती है कि रात के 2 बजे ही वो ऑफिस में पहुंच जाती है और आकर मिस्टर क्वान की हेल्प करने लगती है। अब उसके इस पैशन ने और उसके नए नए डिजाइन्स ने और उसकी खुद की स्टडी करने की मेहनत ने मिस्टर क्वान का दिल कहीं ना कहीं जीत लिया था। वो फैसला करते हैं कि अपने एक क्लाइंट को इसके हवाले कर दिया जाए और देखते हैं कि ये कैसा डिजाइन बनाती है। इस बात पर वहाँ के पुराने बहुत सारे मेंबर्स बहुत जेलस होने लगते हैं। आज उनके फैशन स्टोर में एक सुपरस्टार आता है जो कि किसी इंजरी की वजह से आजकल व्हील चेयर पर था और उसने अपने लिए कुछ स्पेशल ड्रेसेस डिजाइन कराने थे। वो उनको अपना इशू बताने लगता है कि कैसे व्हील चेयर पर बैठे बैठे उसकी पैंट्स पर रिंकल्स बन जाते हैं।
अब सौरा आगे बढ़ती है और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। सौरा की वैसे भी उनसे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि दोनों का डायलेक्ट सेम था। वो लोग दोनों ही रिमोट एरिया से आए थे। सौरा वहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं डरती बल्कि सीजर्स यूज कर लेती है अपने बॉस के बनाए हुए डिजाइन पर और फिर उससे एक नया डिजाइन बना देती है और ये डिजाइन उस सुपरस्टार को बहुत पसंद आया था। लेकिन यहाँ पर एक जेलस वाली मेंबर आ जाती है और उन दोनों एम्प्लॉयज की आपस में लड़ाई होने लगती है। एक कैट फाइट में बदल गई थी और उनके ब्रांड का बहुत इमेज खराब होता है। अब सौरा बेचारी शाम को अपनी यही दुख भरी कहानी आंटी को और ओतो को सुना रही होती है। कहती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और इस शर्त पर मैं वापस जा सकती हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक बेस्ट सा डिजाइन बनाकर उनको दिखाऊं। अगर ना बना सकी तो फायर ही समझो। अब सौरा अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है एक नया डिजाइन बनाने के लिए जो मिस्टर कॉन को इम्प्रेस कर सके, जबकि उधर एरियल आजकल सोए बन के ओतो के साथ काम कर रही होती है। उसकी मैनेजर कहती है कि इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये माम्बो से बहुत अटैच थी और अब इसका दिल भी टूटा हुआ है। और इसके साथ साथ वो ये भी इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें पता है इसे लंबे बाल बहुत पसंद थे जो कि माम्बो को पसंद थे और इसने तुम्हारी खातिर बाल भी कटवाए हैं लाइफ में पहली दफा, इसीलिए तुम्हें भी अपना बेस्ट देना है और बैंड में दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम करना है। अब वो तो इस बात को बहुत सीरियस ले लेता है और अपने बैंड का एक नाम भी सोच लेता है जिसका नाम था बीट्स पर मिनट। और वो बातों बातों में सौरा से वादा करता है कि तुम्हारी हार्ट बीट रेट के अकॉर्डिंग भी एक दिन मैं एक जरूर गाना बनाऊंगा जो कि स्पेशली मेरे दिल से तुम्हारे दिल की तरफ होगा। अब उसके बाद शाम को वो लोग डिनर बनाते हुए काफी इंजॉय करते हैं, बबल्स से खेलते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं क्योंकि उनको लगता था कि उनका कैरियर अब सीधे रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ पर सौरा थोड़ी सी सैड होती है और पूछती है कि जब तुम बहुत फेमस हो जाओगे, आइडल बन जाओगे, तो क्या तुम हमें छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे? लेकिन आगे से वो तो जवाब देता है कि तुमसे दूर मैं कभी भी नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट डे उनकी रिकॉर्डिंग का दिन था लेकिन सोए तो आई ही नहीं थी, ना ही वो किसी की कॉल उठा रही होती है। इतने में ओतो को कॉल आती है और सोए उससे सॉरी करती है और बताती है कि मैं माम्बो के पास हूँ। माम्बो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था अपने रूरल एरिया में जाकर और वो कहती है कि माम्बो ही मेरे दिल की धड़कन है और हम दोनों ने शादी का फैसला किया है। उसने इंडस्ट्री छोड़ी तो मैं भी छोड़ रही हूँ। ओतो को सिर्फ बेस्ट विशेस देती है और खुद उसके रास्ते से हट जाती है। यहाँ पर मैनेजर कहती है मुझे पहले ही शक था। वो तो हैरान था तो मैनेजर बताती कि एक्चुअली उसने बाल कटवाए ही नहीं थे, वो सिर्फ विग थी। मतलब कि इस सारे समय उसका दिल सिर्फ और सिर्फ माम्बो के लिए ही धड़कता था। उधर सौरा बेचारी भी बड़ी परेशान थी क्योंकि उससे कोई भी अच्छा सा डिजाइन क्लिक नहीं कर रहा था। इतने में वो घर के करीब एक पार्क में बैठी हुई होती है। यहाँ पर ओतो उसे मैसेज करके बताता है कि मेरी डीवा तो भाग गई है। अब ये सुनकर सौरा को हंसी भी आ रही थी और उसके लिए बुरा भी फील हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये कह रहा हो कि मेरी ब्राइड भाग गई है। इतने में यहाँ पर सौरा एक लड़की को कुछ बच्चों को गाना सुनाते हुए देखती है। उस लड़की की आवाज अमेजिंग थी। अब ये देखते ही उसे ख्याल आता है कि ओतो को भी तो एक सिंगर की तलाश है, तो वो फौरन से ओतो को वहीं पर ही बुला लेती है। ओतो भी जब उस लड़की का गाना सुनता है तो सुनता ही रह जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैरा ही थी, वो इस स्कैमर गर्ल जो पहले दिन ओतो को लूटने के लिए आई थी। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।